विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, अखंड भारत मां इस सरस्वती विद्या मंदिर महाराजगंज के इस परिसर में वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित इस विद्यालय के संरक्षक श्रीमान मोहन कुमार पद्माकर जी, इस विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्षता कर रही श्रीमती कुमुद कुमारी जी, प्रांत के प्रतिनिधि के नाते और अपना संपूर्ण जीवन विद्या भारती को देकर प्रदेश के दायित्व का निर्वहन किए हुए ऐसे हमारे आदरणीय श्रीमान प्रकाश चंद्र जायसवाल जी, इस विभाग के विभाग निरीक्षक आदरणीय राजेश कुमार रंजन जी, विद्यालय के सचिव जिन्होंने वृत्त कथन अपने विद्यालय का हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया, आदरणीय अमरेंद्र कुमार सिंह जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय शिवेंद्र विनोद कुशवाहा जी, समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, इस विभाग से आए हुए आदरणीय प्रधानाचार्य बंधुभगिनी, सभी पत्रकार बंधुओं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं अथवा सोशल मीडिया से हैं, इस विद्यालय के कुशल नेतृत्वकर्ता डॉक्टर कुमार विजय रंजन जी, हमारे सभी आचार्य बंधु भगिनी, असीम संभावनाओं के पुंज प्रिय भैया बहनों, इन भैया बहनों को सर्वांगीण विकास हो सके इस आशा और विश्वास के साथ उपस्थित अभिभावकगण, माताएं बहनें, प्रांत के मीडिया प्रमुख आदरणीय नवीन सिंह परमार जी, उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में जो भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं, सभी को लोक शिक्षा समिति की ओर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। वास्तव में आप यह जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हैं। कार्यक्रम की प्रस्तुति से ही आप सब लोग को यह विश्वास जागृत हुआ होगा कि बच्चों के जो सर्वांगीण विकास की कल्पना है वह वास्तव में यह मंच उसका गवाह है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। पंचकोशीय विकास की स्पष्ट कल्पना विद्या भारती के अंतर्गत है। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक हर दृष्टि से हम बच्चों का विकास करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि चाहते तो जरूर हैं कि इसका सर्वांगीण और समुचित विकास हो, परंतु जिस प्रकार से किसी मंदिर के निर्माण में कम से कम 4 जो पाए होते हैं वह मजबूत होना चाहिए। चारों पाए यदि मजबूत हो तब उस पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। तो विद्या भारती में जो हमारे स्टेक होल्डर हैं और ये जो 4 प्रमुख पाए हैं, जिसमें ये हमारे आचार्य बंधु भगिनी हैं, ये ठीक होना आवश्यक है, इनको कर्तव्य का पूरा करना यह आवश्यक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वह है हमारी प्रबंधकारिणी समिति जो बगल में बैठी हुई है। ये भी रात दिन चिंतन करते हैं कि यहाँ पर पढ़ने वाले भैया बहनों का जो भौतिक संसाधन आज के युगानुकूल जो चाहिए वह संसाधन उपलब्ध हो, इसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और तीसरा हमारे जो सामने बैठे हुए अभिभावक बंधु हैं, आपका भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है भैया बहनों के विकास में। और चौथा एक अपना समाज भी है जो किसी न किसी रूप में भैया बहनों के विकास में अहम भूमिका निभाती है।
ये चारों जब अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो ये चार पाए पर जो खड़ा सुंदर इमारत मंदिर है, उस मंदिर में जो मूर्त के रूप में ये हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो भैया बहन है, उसका समुचित जब विकास होता है तो वह घर का दीपक और संपूर्ण देश के लिए, विश्व के लिए दिवाकर बनकर उभरते हैं। तो अपने अपने कर्तव्यों का हम सब लोगों को ठीक से पालन यदि किए तो जिसके लिए हम यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं उसका समुचित विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट निश्चित रूप से हो पाता है। इसलिए हमारे जो अभिभावक बंधु भगिनी यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप दुनिया में किसी भी काम के लिए समय निकालते होंगे, लेकिन उससे अत्यंत महत्वपूर्ण अपने ये जो कलेजे के टुकड़े हैं जिसके लिए आप जीते हैं मरते हैं भैया बहन, इनके लिए कम से कम कुछ समय 24 घंटे में 1 घंटा ही सही आप अवश्य निकालिए। विद्यालय में नामांकन हो गया, उसका जो निर्धारित शुल्क है उसको आप पूरा कर रहे हैं, इतना में ही हमारी भूमिका सीमित नहीं है, इतना ही में हमारा कर्तव्य नहीं पूरा हो जाता है। पूरा करने के लिए ये जो परिस्थिति समाज का है, इन परिस्थितियों में अपने बच्चों का जीवन में कहीं भटकाव न हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है हम सब लोगों को सजग रहना। एक बात बगल के प्रदेश से आते रहा है, वह हमारे लिए यह चरितार्थ होता है। कोई भी समस्या ग्रस्त ना हो, गलत काम ना हो, गलत दिशा में अपना कदम न बढ़े, इसलिए व्यक्ति को रोकना चाहिए। कोई गलत करता है, अपना पुत्र हो या पास पड़ोस का हो, समाज का कोई भी हो, गलत करने से रोकना चाहिए। यदि नहीं रुकता है तो उसको बीच बीच में टोकना चाहिए। एक बार गलती किया, नहीं हुआ, सुना, तो दोबारा हम टोकेंगे ही नहीं, याद ही नहीं कराएंगे कि हम गलत है सही, ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले रोकना, फिर वह गलती रिपीट करता है तो टोकना, और नहीं सुनता है तो ठोकना। मतलब उसको थोड़ा माँ पिता और आचार्य का यदि 1-2 छड़ी मिल जाती है या 1-2 तमाचा मिलता है तो इतिहास साक्षी है, ये माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से दंडित कोई भी विद्यार्थी का जीवन बिगड़ा नहीं है कि वो हुआ है तो वह बना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम भैया वालों को मारने के लिए कह रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समस्याओं को निदान करने के लिए उन्होंने ही यह नारा दिया है, रोको टोको, और नहीं सुनता है तो ठोक दो। यहां हम भैया वालों के लिए भी यह चरितार्थ हो रहा है। गलत तरफ हमारे भैया बहनों का कदम न बढ़े, इसके लिए इस रूप में हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अभी आपने मंच से देखा कि मोबाइल के कितने दुष्परिणाम हैं। विद्या भारती के जी में 3 ही काम मिले हैं, शिक्षा, संस्कार और समाज जागरण। शिक्षा जो ये भैया बहन औपचारिक विद्यालय चल रहे हैं 12,000 13,000, इसमें जो पढ़ते हैं इनके जो दिनक्रम है, दिनचर्या है, अब यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सचिव महोदय जी यहाँ विषय रख रहे थे कि बच्चे जो यहाँ से पास आउट हुए हैं कहाँ कहाँ गए हैं, तो ये सबको पता है कि शिक्षा यहाँ मिलती है। शिक्षा भी कैसी, तो संस्कार युक्त, क्योंकि संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। आपको कई उदाहरण मिल सकते हैं। आप देखिए, एक बार नजर दौड़ा करके, पर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद एक अभियंता थे, ऐसे तो राष्ट्रपति भी थे लेकिन एक इंजीनियर भी थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन ये विज्ञान और हम क्या आविष्कार कर दे जो मानव को सुख पहुंचाए, इसमें संपूर्ण जीवन लगा दिया। और दूसरा एक विश्व में विख्यात था ओसामा बिन लादेन, वह भी एक अभियंता था, वह भी एक इंजीनियर था। वो ये चाहता था कि हम कौन सा चीज निर्माण कर दे कि मैं चाहूं तो 1-2 मिनट में पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूं। अब ये सकारात्मक नकारात्मक जो 2 पक्ष हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, शिक्षा दोनों को मिली
लेकिन एक को शिक्षा के साथ संस्कार मिला तो देश के लिए जीने मरने के लिए संपूर्ण कुछ दे दिया। और एक व्यक्ति ऐसा चाहे उनको जब शिक्षा के साथ संस्कार नहीं मिला तो दुनिया को ही बर्बाद करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। इसलिए मेरे प्रिय अभिभावक बंधुओं, मैं संकेत के रूप में यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ संस्कार कितना आवश्यक है, यह भारत के लोगों को ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए हमारे भैया बहन तकनीकी का तो उपयोग करेंगे ही, विज्ञान तकनीकी का ज्ञान यानी विज्ञान शिक्षा में एक जो अमूलचूल परिवर्तन आया, वैश्विक महामारी का जो रूप लिया, इसमें बच्चों को तकनीकी शिक्षा से विशेष रूप से लगाव हो गया। जब बच्चे सभी घरों में पड़े थे और आचार्य बंधु भगिनी अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करने में लगे थे, तो जब आमने सामने क्लासरूम में नहीं मिल सके तो कई उसके रास्ते निकले। ये जो एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें कंटेंट बनाए गए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें लाइव क्लासेस चलाए गए। ऐसे कई प्रकार के तकनीकी का उपयोग करते हुए और भैया बहनों को अपने साथ आत्मसात किए रहे, उनका सतत ज्ञान चलते रहे, क्रम टूट न जाए इस वैश्विक महामारी में अथक लोगों ने प्रयास किया। भले ही इस कोरोना के काल में भूखे रहना पड़ा आचार्य को, अपना जीवन जो है दांव पर लगा करके कभी कभी जब कम हुआ तो संपर्क भी किए अभिभावकों के पास, कभी कभी गांव में जाकर के लोगों को बुलाकर पढ़ाने का काम किया, लेकिन कुल मिलाकर अपना कर्तव्य उन्होंने नहीं छोड़ा। जब आपके भैया बहनों के लिए आचार्य इतना कर सकते हैं तो उसकी चिंता करना भी हमारा कर्तव्य है। समय काल परिस्थिति के हिसाब से चुनौतियों का सामना करने के लिए आचार्य बंधु भगिनी भूखे रह करके भी किया, तो निश्चित रूप से हमारा भी कर्तव्य उसमें पड़ जाता है कि हम उनके प्रति भी सकारात्मक सोच रखें। तो ये विज्ञान वरदान और अभिशाप की बात है। आजकल के बच्चों की जो स्थिति हो गई है वह मोबाइल में ही चिपक गया है। तो आपको हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है कि उसकी कक्षाओं को देने के लिए या पढ़ाने के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए हम यह साधन जरूर दें और दिए भी, लेकिन सावधानी कितना आवश्यक है यह भी सोच लीजिए। इस एंड्रॉइड मोबाइल में दुनिया के सब कुछ है, लेकिन हमको सावधानी इतनी आवश्यक है। 1 घंटे की वह क्लास करता है तो 24 घंटे वो आनंद से उसमें जितने भी प्रकार के दोष हैं वो सब उसको पहले मिलता है। हो सकता है खोजेगा तो अपना चैप्टर मिलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन जाने अनजाने में वो एंड्रॉइड मोबाइल खोलता है तो जितने भी प्रकार की विकृतियां हो सकती है सबसे पहले मोबाइल पर दिखता है। और आपको यह महसूस होता होगा कि आज के बच्चे ये जो 2 साल 3 साल पीरियड बीता है वो आपके हमारे बीच समय देना बच्चे नहीं चाहते हैं, वो एकांत में चाहते हैं। एकांत जाने का आशा ही है कि उसके मन के हिसाब से जो गलत चीज है उसमें उसको आनंद आता है। हम कितना भी आप चाहे माता पिता आचार्य, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भैया बहनों के लिए 1 घंटा समय निकालना आवश्यक है। मैं यह आपसे आज अपेक्षा करता हूं। आज देख रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वह किसी भी समाज में आमूलचूल परिवर्तन करना हो तो बहुत आवश्यक है वहां की शिक्षा नीति भारत के अनुकूल हो, यहाँ के अनुकूल हो। तो बिना बताए दुनिया के लोग जान गए हैं कि इस बार का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आई है वो वास्तव में भारत केंद्रित है। भारत केंद्रित का अर्थ है कि जो भारत का जो दर्शन है, यहाँ की जो विशिष्टता है, संस्कृति अपनी, वो उसके साथ रहे। ये यदि छोड़ देंगे तो हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। भारत में भी वृद्धाश्रम खुलने लगेंगे और हम खुलने लगेंगे। यानी बच्चों को हम सब लोग चाहते हैं कि वह केवल अपने जीवन को सिर्फ सफल न करे इस विद्या मंदिर में पढ़कर, केवल नौकरी नहीं करे, तो नौकरी करने के साथ साथ उसका जो कर्तव्य है वह कर्तव्य प्रधान बने। यानी कि वह अपने माता पिता के प्रति भी क्या कर्तव्य है उसको ख्याल रखे, उसको ध्यान रखे, क्योंकि आपकी अपेक्षा भी पढ़ाते समय यही रहती है कि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा। तो माता पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। जिन आचार्यों ने भूखे रह करके हमको
जीवन को तराशने का काम किया, उसके प्रति भी कोई कर्तव्य है। ये समाज मिलकर के उनको साधन संसाधन या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दिया, उसमें पढ़ करके निकला है कि समाज के प्रति भी उनका कोई कर्तव्य है और अंत समय में उसको राष्ट्र के प्रति भी कोई कर्तव्य है। यदि देश है तब हम हैं, देश की पहचान आपसे है, तो देश को कोई संकट आए या कुछ आवश्यक उनके सहयोग की आवश्यकता हो देश को, तो उस पर भी वह मर मिटने को तैयार हो। इस प्रकार के बालक का निर्माण हम सब लोग करना चाहते हैं। और यह जब बोध होगा तब वह बालक को कहेंगे कि केवल जीवन को अपना सफल ही नहीं किया है, तो वह जीवन को सार्थक भी कर लिया है। यानी सामान्य मनुष्य वह देवत्व की ओर बढ़ चुका। यहाँ जो देश के अंदर कल्पना है 4 पुरुषार्थ की, वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी हकदार हो गया। यानी हम जीवन में क्या चाहते हैं, कैसा व्यक्ति निर्माण करना चाहते हैं, यह सब इसमें प्रमाणित हो गया। तो इस प्रकार की बात हम सब लोग करते हैं भैया बहनों से। अभी अभी तुरंत जनवरी में 19 और 20 जनवरी को पटना में कार्यक्रम हुआ। संघ प्रेरित क्योंकि संगठन है, संघ के माननीय सह सरकार डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का मार्गदर्शन, ये भैया बहन जो हमारे पढ़ते हैं अपने विद्यालय में, ऐसे 2000 से ऊपर स्वावलंबी भैया बहन पटना में एकत्र हुए थे, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। वहां समझ में हम सब लोग को आया, ये भैया बहन सिर्फ संस्कार के नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो देश के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण परीक्षा है यूपीएससी, इन परीक्षाओं में भी हमारे यहाँ के भैया बहन बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। यह उस पूर्व छात्रों के सम्मेलन में अनुभूति हुई। और यहीं का बेतिया का एक विद्यार्थी वहां उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप वास्तव में उचित जगह पर भैया बहनों को दिए हैं, जहां जो अपेक्षाएं हमारी है इन बच्चों से, और देश को भी जो आवश्यकता है कि कल के बच्चे हमारे कैसे हो, यानी केवल अधिकार का काम नहीं करे, वह कर्तव्य भी समझे अपना सबके प्रति। यह जो विशिष्ट बात है वह आपको सरस्वती विद्या मंदिर में ही मिलते हैं। इसलिए हम सब लोग को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ चुनौतियां हैं। छोटे बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देनी है, वो जॉयफुल लर्निंग करनी है। बिना बैग बस्ता के आएंगे बच्चे, बैगले सब कर दिए गए हैं। जॉयफुल लर्निंग की व्यवस्था करनी है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाना है, उसको डिस्कशन ओरिएंटेड बनाना है। किसी भी प्रकार के जो चुनौती और समस्या है उसका समाधान स्वयं ढूंढ सके, यानी उनको अपने विषय को पढ़ने के प्रति कंसेप्ट क्लियर हो कि हम केवल विषय पढ़ते हैं, हम आगे क्या करेंगे। ये सब परिवर्तन हुए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी हुआ है कि अपना विद्यालय जो है वह 10+2 के जगह पर 5+3+3+4 की स्थिति हो गई। तो अब नवम दसम में बोर्ड की स्थिति नहीं रहेगी, वह 11वीं और 12वीं में जाकर के उसका सेमेस्टर फाइनल होगा। यानी 12वीं तक विद्यालय को ले जाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है और इस विद्यालय की भी चुनौती है। तो जैसा कि हमारे सचिव महोदय जी ने कहा कि हम सब लोग मिल करके इस विद्यालय को 10 से +2 के लिए आगे हम सब लोग इसका लक्ष्य निर्धारण करते हैं आज, और अगले साल किसी भी परिस्थिति में इस काम को हम पूरा करेंगे। यह आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा नीति के आलोक में हमारे लिए चुनौती है, इस चुनौती को हम सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन यह चुनौती का सामना हम तब अधिक कर सकते हैं जब बैठे हमारे माताएं बहनें अभिभावक बंधु इस विद्यालय को उस रूप में सहयोग करेंगे। क्योंकि विद्यालय समाज आधारित है, समाज के लोगों को मिलकर करके, और यहाँ पर इस प्रकार का विद्यालय बनाया गया है। आपको भी जानकर प्रसन्नता होगी, मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। इस समिति में माननीय अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो महत्वपूर्ण दायित्व है ये त्रिवेणी है। तीनों शिक्षक जीवन में शिक्षा लेने और देने का ही संकल्प लिए हैं। इसलिए ये तीनों जो है मिल करके और इस विद्यालय को यशस्वी बनाएंगे, सभी प्रकार के साधन संसाधन से युक्त बनाएंगे। आज के भैया बहनों की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वह डिजिटल क्लासरूम की बात हो अथवा जितना आवश्यक खेल के मैदान हो या लैब की जरूरत हो, ई पाठशाला, ई लाइब्रेरी,
जो भी आज के टेक्नोलॉजी है उस पर हमको जाना हो तो हम सब लोग देने में सफल होंगे। यह अपेक्षा अपनी समिति को भी आपसे है और आपका सहयोग किसी भी रूप में हो सकता है। आप भैया बन के 1 महीने का शुल्क जमा कर दिए, यह भी सहयोग हुआ। आवश्यकता है तो 6 महीने का जमा कर दिए। इस विद्यालय की कोई और आर्थिक आवश्यकता है तो मेरे पास भगवान ने शक्ति दी है, इसलिए 1 साल का शुल्क हम पहले जमा कर दिए। ये भी यदि आप करते हैं तो एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा और इस प्रकार के छोटे छोटे सहयोग से यह विद्यालय अगले वर्ष +2 के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब आगे हम सब लोगों को यह चिंतन करना है, यह विद्यालय भैया बहनों का जो लक्ष्य का निर्धारण करता है उसको +2 तक ले जाकर जब हम पढ़ाते हैं तो जीवन में कोई भटकाव फिर नहीं रहता है, वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चला जाता है। यह निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। तो हम सब लोग इस अवसर पर इस काम को ध्यान में रखेंगे और चूंकि भैया बहनों के माध्यम से कार्यक्रम की जो प्रस्तुति हो रही है वो कोई और ऐसे मिलेंगे जो हमको आपको जागरूक करेंगे। ये भैया बहन हमारे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, सिर्फ इतना ही काम नहीं है। तो विद्या भर्ती का काम समाज जागरण का भी है। तो समाज जागरण में हमको क्या करना चाहिए? अभी आपने देखा पर्यावरण के विषय में कितना अच्छा एकांकी आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो हमको पर्यावरण कैसे संरक्षण करे ये विचार करना, भैया बहनों का जन्मदिन कैसे मनाए ये विचार करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करेंगे ये हम सब लोग को विचार करना है। हम जल, ऊर्जा और ये जितने भी मिट्टी है इसका भी संरक्षण कैसे हो ये आवश्यक है, क्योंकि जापान जैसे देश की जो है जनता की ये स्थिति हो गई है तो उनका एक सोच ही बदल गया है। वो सोच भारत के चिंतन के आधार पर हो रहा है। जो व्यक्ति समाज में रहता है कम से कम संसाधनों का जो उपयोग करेगा वह व्यक्ति उतना आदर्श माने जाएंगे। आज भारत की स्थिति दूसरी है, शादी विवाह में लाखों लाख रुपए खर्च करेंगे तो बड़ा आदमी है, दहेज बहुत अधिक लिए तो बड़ा आदमी है, 10 को स्कॉर्पियो अनैतिक तरीके से भी एकत्र करके हम खड़ा किए हैं वो बड़ा आदमी है। ये धन और दौलत से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा बनने के लिए बड़ा मन चाहिए। जिस बड़े मन से आप भैया बहनों के यहाँ भेजे हैं उस हिसाब से यदि काम करेंगे तो हम सब लोग को जो लक्ष्य है उसमें सब सहभागी बनेंगे। आज प्रधानमंत्री जी इस बात पर बड़ा बल देते हैं कि हम सब लोग को भैया बहनों का IQ ठीक है ये अच्छी बात है, लेकिन EQ ठीक होगा यह कैसे संभव होगा इस पर बड़ा फोकस देते हैं। यानी मनुष्य एक संवेदनशील कैसे प्राणी बनेगा। आज युवा पीढ़ी की स्थिति है, कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो आप देखिए शहर में ये आज की युवा पीढ़ी की फिल्म बनाएंगे, उनको ये पता नहीं है, वो वीडियो बनाएंगे मोबाइल में, उनको ये नहीं लगता है 1 गिलास पानी दे देंगे तो इस व्यक्ति की जान बच जाएगी, इसको हम हॉस्पिटल पहुंचा देंगे या किसी को सहयोग कर देंगे जिससे उसकी जान बच सकती है। यह भाव उसके पास अभी नहीं है तो वो ज्ञान वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम सब लोग को भैया बहन संवेदनशील कैसे बने यह जरूरी है। इसीलिए लोगों ने कहा इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, पर इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है जो समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति की भी चिंता करता है, सेवा करता है और वह चाहता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति कमजोर है, पीछे है, उसको भी हम अपने साथ रखेंगे। तभी भारत का जो दर्शन है पूरे विश्व के लिए कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करता है वह बड़ा लक्ष्य हम सब लोग को पूरा हो सकता है। इसलिए आज के परिवेश में यह भी आवश्यक है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। ध्यान रखिएगा, हम सब लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम सब लोग कुछ जीवन में कर सकते हैं, हमें तो ये सारे सपने रखे के रखे रह जाएंगे। इसलिए जीवन को सफल करना है तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए कैसे जिए ये देखना पड़ेगा और संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। आपको जब मन में संतुष्टि नहीं होगी तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है और जीवन इतना उबाऊ होते जा रहा है, इसलिए मुस्कुराहट हमारी ताकत है। और अंत में आप जान लीजिए कि एक दूसरे को मदद करते हैं, वफादारी करते हैं, यही सबसे बड़ा रिश्ता है। इस रिश्ता को यदि हम सब लोग निभाएंगे तो हम सब लोग समाज के लिए जो जीने की बात करते हैं वह पूर्ण होगा।
और मैं भैया बहनों से यह भी अपेक्षा रखता हूं कि यदि जीवन जीना है तो विनम्रता जीवन में लाना यह आवश्यक है। विनम्रता से बोलना यह आपके लिए एक ताकत है। एक दूसरे को आदर करना यह आपका दूसरा गुण है। और यदि आपसे कोई गलती हो जाए उसको यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो यह आपका तीसरा गुण है। और दूसरे को किसी काम के लिए धन्यवाद देते हैं। ये चार बातें जब रखते हैं अपने जीवन में तो वास्तव में ये चार जो विशेषता है, गुण है, वह जो है किसी के दिल पर राज करने के लिए मजबूर करता है। कि इन विशिष्टताओं के साथ आप सब लोग जब काम करते हैं तो वास्तव में एक मानव का निर्माण होता है। और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण और मानव निर्माण है। वह सामान्य इंसान से ध्रुवत्व की ओर बढ़ता है और अष्टांग योग में जो अंतिम स्थिति है वहां तक परमेष्टि तक पहुंचाने में सफल होता है। मैं आज के इस अवसर पर इतना विनम्र निवेदन करते हुए कि विद्यालय की जो आवश्यकता है उसमें आपका भी सहयोगी रहें, भैया बहनों के प्रति अपना भी जो कर्तव्य है उसमें भी सजग रहें। और जब जब विद्यालय आपको याद करता है आप उपस्थित रहते हैं। ऐसे जब आप विद्यालय के साथ संबंध बना के रखते हैं तो विद्यालय उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। विद्यालय उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा तो आपके भैया बहन मेधावी बनेंगे, घर का दीपक और राष्ट्र का दिवाकर बनकर के उभरेंगे। ईश्वर से और प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए कि हर बालक हमारा घर का दीपक राष्ट्र का दिवाकर बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को लोक शिक्षा समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।